नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो खबर क्या है? खबर ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने अंगोला के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये एक मुलाकात हुई है अंगोला के राष्ट्रपति जी के साथ, और अंगोला के राष्ट्रपति जी के साथ बातचीत प्रधानमंत्री जी की भी हुई है, और कुछ समझौते हुए हैं, कुछ बातें हुई हैं। अंगोला एक अफ्रीकी देश है, और अफ्रीकी देशों के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, व्यापार से लेकर के हमारे जो कॉर्डियल रिलेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल वैल्यूज भी हम शेयर करते हैं। तो इस तरह की चीजें अफ्रीका के जो देश हैं उनके साथ हमारे भारत की हैं। तो इस समय अंगोला के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, और आइए देखते हैं कि अंगोला के साथ भारत के संबंधों को लेकर के, और भारत ने जिस तरीके से प्रतिबद्धता जाहिर की है अंगोला या फिर किसी भी अफ्रीकी देश के साथ सहयोग निभाने की, उसका क्या मतलब है और उसका क्या महत्व है हमारे लिए। आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लॉरेंसो से उन्होंने मुलाकात की है। और अंगोला क्या है? अफ्रीका का एक देश है। खबर ये है कि सभी अफ्रीकी देशों के साथ हम मिलकर के चलना चाहते हैं। वही जो बेसिक चीजें होती हैं, हमारे नेताओं ने कहा, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और भारत जो है सभी प्रकार से सभी अफ्रीकी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है। ये भी बात जो कि नॉर्मल कही जाएगी, तो वो सारी चीजें हैं। भारत के लिए महत्व क्या है? भारत के लिए महत्व ये है कि अफ्रीका के साथ हमारा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना, उनके साथ हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चीन की नजर अफ्रीकी देशों की तरफ रहती है। इस वजह से सामरिक महत्व से भी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो भी अंगोला का और किसी भी अफ्रीकी देश का भारत के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है? खबर का सारांश ये है कि हम दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं, और कुछ समझौते किए, कुछ चीजें भारत जो है उन्हें दे सकता है, जैसे मसाले हुए, हमारी हमारी तरफ से जो औषधियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, वो सब चीजें हम अफ्रीका को दे सकते हैं। और अफ्रीका से हम किन चीजों को आयात कर सकते हैं? अफ्रीका से हम आयात कर सकते हैं वहाँ का जो हीरा है, वहाँ का जो पेट्रोलियम है, भंडार है, उन चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उन्हें हम एक समझौते के तहत उन चीजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक रास्ता बनाया जा सकता है, बना हुआ है। लेकिन हाँ, उसको और स्ट्रांग करना जरूरी है, उसे और स्ट्रांग किया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी बात ये हुई कि अंगोला के राष्ट्रपति ने भी आतंकवादी हमला जो हुआ है अभी रिसेंटली कश्मीर में, उस कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ अपनी संवेदना व्यक्त की है। और एक साथ जुट होकर के, एकजुट होकर के भारत के साथ मिल करके इस आतंकवाद नाम की जो बीमारी है, इससे लड़ने के लिए सभी ने प्रतिबद्धता जताई है। तो अंगोला के राष्ट्रपति जी ने भी जताई जताई है, और इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रपति जी ने इनका काफी आभार व्यक्त किया है कि हाँ, हमें साथ की जरूरत है इस युद्ध में। और ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व क्या है अंगोला का, वो हम देखते हैं। भारत और अफ्रीका के बीच पुराने समय से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अफ्रीका में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और यह एक बड़ा बाजार भी है, इसलिए आर्थिक रूप से भी यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। राजनैतिक रूप से भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और अफ्रीका एक दूसरे का समर्थन करते रहते हैं। जैसे कहीं पर भी कोई मौका आता है, चाहे यूएन में हो, चाहे किसी भी जगह पर मौका आता है जहां पर सहयोग करने की बात आती है, तो भारत अफ्रीका का सहयोग करता है, और अफ्रीका भारत का सहयोग करता नजर आता है। ठीक है? जैसे यूएन में मेंबरशिप को लेकर के भारत ने अफ्रीका का सहयोग किया, उनका उनका पक्ष मजबूत किया कि अफ्रीकी देशों का होना जरूरी है, अफ्रीका का होना जरूरी है, इतना बड़ा कंटिनेंट है, इसका भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो वहां पर भारत ने अफ्रीका का सहयोग किया। आइए यहाँ पर कुछ चीजें अफ्रीका के बारे में, सॉरी, अंगोला के बारे में जानते हैं। तो अंगोला अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये आपको दिख रहा है मैप, सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पर जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है, दिस इज अंगोला। तो ऊपर ये आप देख सकते हैं, उसी अंगोला को यहाँ बना करके दिखाया गया है। तो अंगोला के आसपास के देश आप देख सकते हैं, जाम्बिया, नामीबिया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबन, रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सारे देश इसके आसपास हैं और इससे सीमा लगाते हैं, इससे सीमा बनाते हैं। तो दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, या इस चीज को आपको समझना चाहिए। एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। उसके अलावा इसमें यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो पुर्तगाली भाषा है। पुर्तगाली भाषा क्यों है? ये तो अफ्रीकी देश है, तो पुर्तगाली भाषा इसलिए कि जैसा कि आपको पता होगा कि यूरोप के जितने भी देश थे, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन सब ने पूरी दुनिया में अपनी अपनी कॉलोनियां बनाने की कोशिश की थी, और सभी देशों को, कई कई देशों को, खास करके अफ्रीका में कई देशों को वहां पर भी जाकर के उन्हें गुलाम बनाया था। तो वहां पर कब्जा था अफ्रीकियों का, सॉरी, इंग्लैंड के जो, सॉरी, यूरोप के जो देश हैं, उन देशों में से एक देश है पुर्तगाल, उसका यहाँ पर कब्जा था। इसकी कॉलोनी था, पुर्तगाल की कॉलोनी था ये अंगोला। तो क्योंकि पुर्तगाली भाषा बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर पुर्तगाली भाषा का, और साथ में ईसाई थे वो लोग। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ईसाई जो है वो मुख्य धर्म है अंगोला का, और पुर्तगाली भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ भाषा और बोली जाती है, जिसका नाम है बंटू भाषा।
ठीक है? बंटू भाषा कोई एक भाषा नहीं है, ये भाषाओं का एक कलेक्शन है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बंटू भाषा ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे के पूरे डिस्कशन का, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। क्योंकि बंटू भाषा कोई एक भाषा नहीं है, बंटू भाषा के बारे में बताने के लिए मैंने ये राइट हैंड साइड में आपको एक नया मैप दिखाया हुआ है, जिसमें अफ्रीका का कैमरून देश दिखाया गया है। तो कैमरून देश क्या है? कैमरून देश में होता क्या है कि यहाँ पर पहले बंटू भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। तो बंटू भाषा जो है, वो 350 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के 30% अफ्रीका में ये भाषा बोली जाती है और पूरी दुनिया में 5% लोग इस बंटू समुदाय की किसी न किसी भाषा को बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ये लोग कैमरून में रहा करते थे, जो बंटू भाषा बोला करते हैं। लेकिन समय के साथ-साथ रोजगार की तलाश में, अच्छे अवसरों की तलाश में, खेती योग्य भूमि की तलाश में, अच्छे मौसम की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में, ये लोग यहाँ से निकले कैमरून से और उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, ठीक है? और नीचे आकर के यहाँ पर अंगोला में आकर के बस गए। इस वजह से अंगोला में आपको बंटू समुदाय की भाषा बोलने वाले लोग भी दिखेंगे और साथ में पुर्तगाली भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में जानी जाती है, इसको भी आपने समझ लिया है। तो दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अंगोला के साथ खबरें अगर हैं, तो अंगोला के साथ खबरें होने की वजह से आपको इस देश के बारे में पता होना चाहिए, खास करके किसी भी व्यक्ति के लिए जो जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखता है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ, किन देशों के साथ हमारे क्या संबंध है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी स्थिति है कैसी कि उसके साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आई होप कि आपको बंटू भाषा के बारे में और इसके बारे में पता चल गया, यहाँ की आधिकारिक भाषा के बारे में। अच्छा, ये पुर्तगालियों के कब्ज़े में था, तो ये कब आज़ाद हुआ? तो ये आज़ाद हुआ है 1975 में। ये स्लाइड आप थोड़ी देर रोक करके देख सकते हैं। इस स्लाइड में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके जानने लायक है अंगोला के बारे में, वो यहाँ पे दी गई है। क्योंकि अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए थे, दैट इज़ अ वेरी कॉमन न्यूज़, जो कि सबको पता है। किसी ने भी न्यूज़ पे ध्यान दिया हो तो उसको याद रहेगा। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपको डीप जाना है, तो इफ यू वांट टू गो टू डीप एंड इफ यू वांट टू एनालाइज़ द न्यूज़ कि हाँ, कौन-सा देश किसके साथ हमारे रिलेशन है, वो देश की स्थिति कैसी है, वहाँ की स्थिरता कैसी है, वहाँ की राजनीतिक स्थिरता कैसी है, वहाँ की जो बेसिक जो वहाँ की इकोनॉमी है वो कैसी है? क्योंकि जिसके साथ आपके रिलेशन है वो है कितना स्ट्रॉन्ग? क्या आपके किसी काम आ सकता है? क्या भारत के किसी काम आ सकता है? अगर नहीं भी आ सकता है, तो भारत उसे मजबूत कैसे बना सकता है, ताकि वो वैश्विक समर्थन भी हासिल करे और जो भारत का जो हमेशा से स्टैंड रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का, कि हम सबके बारे में सोचते हैं, किस प्रकार से उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए ही आप खबरों को पूरे समग्र रूप में जान पाएँगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं, जो आपके नोट करने लायक हैं, जो आपके जानने लायक हैं, लेट मी जस्ट रिट्रेट देम। तो अंगोला जो है, आधिकारिक तौर पर अंगोला गणराज्य दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, जो कि अभी आपने देखा। इसमें आधा रेगिस्तान है, वर्षा वन वाला है, अंदरूनी भाग और ऊबड़-खाबड़ भूमि वाला, मतलब तीनों तरह का यहाँ पर जियोग्राफी पाई जाती है। ऊबड़-खाबड़ ज़मीन, वर्षा वन भी हैं और आधा रेगिस्तानी भी है, क्योंकि नामीबिया से सटा हुआ है। अगर आपने देखा हो, लेट मी जस्ट गो बैक, अगर आपने देखा हो तो ये नामीबिया के पास है। ये देखिए, नामीबिया जस्ट इसके नीचे है अंगोला के। तो नामीबिया और अगर आप देखते हैं बोत्सवाना और आपका जो साउथ अफ्रीका है, इसके बीच में मिला करके ये छोटा-सा मरुस्थलीय एरिया भी पड़ता है। तो उसको जो है उस मरुस्थलीय एरिया को अगर आप देखें तो थोड़ा-सा मरुस्थल वो अंगोला में भी जाकर के मिलता है, ठीक है? वो जो यहाँ पर मरुस्थल है, उस मरुस्थल के अलावा एक और मरुस्थल वहाँ पे पड़ता है, ठीक है? तो अंगोला को टच करता है। तो अफ्रीका मरुस्थलों के लिए भी जाना जाता है, ऊपर सहारा है, ठीक है? नीचे दूसरा नाम, उसका नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, तो वो भी एक मरुस्थल ही है, ठीक है? तो ऊपर एक सहारा मरुस्थल है, नीचे का मरुस्थल, इसका भी एक नाम है, आई एम नॉट श्योर कि क्या नाम है। तीनों देशों में फैला हुआ है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, तीनों में फैला हुआ है, ठीक है? तो उसका नाम आप खोज करके बताइएगा मुझे। बट मुझे अभी ज़बान पे नहीं चढ़ रहा कि क्या नाम है उसका। तो अंगोला के बारे में ये एक भौगोलिक स्थिति आपको पता चल गई कि वर्षावन वाला है, आधा रेगिस्तानी है और साथ में ऊबड़-खाबड़ है। इसकी राजधानी क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। लुआंडा इसकी राजधानी है और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ऐतिहासिक रूप से अंगोला में बंटू लोगों के बारे में जो मैंने बताया, वो दूसरी लाइन यहाँ पर लिखी है, तो वो आप देख सकते हैं। तीसरा जो है, 1975 में ये आज़ाद हुआ और उसके बाद यहाँ पर 27 सालों तक गृह युद्ध भी चला है। इसका मतलब है कि गृह युद्ध का समय भी अब समाप्त हो चुका है, 2002 में समाप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि काफ़ी लंबा समय निकल चुका है, 2002 से 2025 आ चुके हैं, 23 साल हो चुके हैं। तो इसका अर्थ ये है कि काफ़ी स्थिरता अब तक वहाँ पर आ चुकी होगी। ठीक है? यह देश प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से पेट्रोलियम और हीरे से संबद्ध है, यानी कि इस देश के साथ हम पेट्रोलियम और हीरे को लेकर के, इम्पोर्ट करने को लेकर के हम कुछ न कुछ योजना बना सकते हैं। इनके साथ हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और निश्चित रूप से इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन किया गया होगा कि आप भाई हमें ये दीजिए और हमसे ये लीजिए। हम तो पूरी दुनिया को जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स बाँटते हैं, आप हमारे यहाँ से मेडिकल इक्विपमेंट्स ले लीजिए और अपने यहाँ से हमें ये चीज़ें दे दीजिए।
आगे है अंगोला एक एकात्मक बहुदलीय गणराज्य है, यानी कि वहां की पॉलिटिक्स कैसी है उसके बारे में बताया गया है, वहां की पॉलिटिकल स्थिति कैसी है। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास क्या है, उसकी इकोनॉमी और उसकी पॉलिटी। तो ये चारों चीजें जब आपको पता है तो आप बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि भारत के लिए वो देश कितना अ, अच्छा है, मतलब कितना सहयोग उसके साथ किया जा सकता है। सहयोग में दोनों बराबरी के सहयोगी हो सकते हैं, या फिर ज्यादा सहयोग हमें उस देश का करना होगा, या उससे ज्यादा सहयोग हमें मिल सकता है। किस स्तर पर वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, किस स्तर पर दोनों के म्यूचुअल रिलेशंस लाभदायक हो सकते हैं, ये इन चार चीजों को जाने बिना आप नहीं जान सकते। कौन सी चार चीजें? हिस्ट्री, जियोग्राफी उस देश की पॉलिटी, और उसके अलावा क्या चीज है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, और क्या बचा? इकोनॉमी। ठीक है, चार चीजें पता होनी चाहिए। इकोनॉमी कहाँ कैसे चल रही है वहां की, उसके बेसिस पे ये चीजें पता लगती हैं। ठीक है, क्योंकि उसके साथ उसी हिसाब से हम डील कर पाएंगे। अंगोला एक एकात्मक बहुदलीय गणराज्य है। बहुदलीय गणराज्य, एकात्मक। ठीक है, बहुत से दल हैं, और एकात्मक यानी जैसे हमारा संघात्मक है ना, कि हाँ, भारत में कई राज्य हैं, लेकिन अंत में ये एक सिंगल इंडिया है। यहाँ पर कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकता हमारे देश से। वैसा ही कुछ स्थिति वहां पर है अंगोला में, कि ये एकात्मक बहुदलीय गणराज्य है, जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्र और सरकार के प्रमुख होते हैं, सरकार के भी प्रमुख होते हैं और राष्ट्र के भी प्रमुख होते हैं। इसका मतलब है कि भारत से थोड़ी स्थिति यहाँ पर भिन्न है, क्योंकि भारत में जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। हालांकि गृह युद्ध के बाद से इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। ये जो है हमें अच्छे तरीके से पता लग रहा है कि अब ये स्थिरता की ओर आ गया है। और गृह युद्ध के बाद इसमें इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जो मुख्य रूप से तेल उत्पादन से प्रेरित है। मतलब तेल उत्पादन की वजह से ही इसकी मुख्य अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। लेकिन धन असमानता और भ्रष्टाचार अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अधिकांश आबादी बंटू भाषी है, और पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है। आप देखिए कि पुर्तगाली यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश आबादी यहाँ पर बंटू भाषा बोलती है। राइट। तो कुछ कुछ भारत जैसी स्थिति आपको दिख रही होगी। ईसाई धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है, साथ ही पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं, यानी कि ये एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, डाइवर्सिटी है यहाँ पर। और क्योंकि ये एक देश रहा है जो कि पहले अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है, पुर्तगालियों का, तो इस वजह से डाइवर्सिटी इन अ डिफरेंट सेंस भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ईसाई भी हैं। लैंग्वेज बदल गई है, अपना प्रभाव पुर्तगालियों ने यहाँ पर डाला होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये चार चीजें आपको अगर पता है, देन इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, आपके सामने आता है, देन यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ओके, तो इसी के साथ मैं यहीं पर आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।